नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके ज्योग्राफी चैनल में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से संपूर्ण अध्याय से मैं अति लघुत्तरी प्रश्न लेकर आया हूँ। उन बच्चों के लिए बहुपयोगी होगी जो कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। प्रश्न पहला, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है? तो भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची है क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। उत्तर है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारकों को बताइए। भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं, अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण और जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना है। प्रश्न क्रमांक 4, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं जलवायु, उच्च वाष्प, तापमान, जल की उपलब्धता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। प्रश्न क्रमांक 6, भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 7, भारत की बड़ी जनसंख्या किन समस्याओं को जन्म देती है? तो भारत की बड़ी जनसंख्या बेरोजगारी, आवासीय, गंदी बस्तियों में वृद्धि की समस्या को जन्म देती है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि 2 जनगणना काल या समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में हुए परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 9, जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं? जनसंख्या वृद्धि की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। पहला, धीमी वृद्धि की अवधि 1901 से 1921 तक। दूसरा, निरंतर वृद्धि की अवधि। तीसरा, तीव्र वृद्धि की अवधि। प्रश्न क्रमांक 10, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 11, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर है आपका बिहार। प्रश्न 12, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। उत्तर है, पुरुष बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं, जबकि स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती हैं। प्रश्न 13, किस राज्य में अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है, महाराष्ट्र राज्य में अप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 14, ग्रामीण से नगरीय प्रवास के क्या कारण हैं? ग्रामीण से नगरीय प्रवास के अनेक कारण हैं, जैसे शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग एवं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए लोग गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, किसी व्यक्ति के प्रवास को कैसे निश्चित किया जाता है? कैसे हम जानेंगे कि वह व्यक्ति प्रवास किया है? उत्तर है, भारतीय जनगणना जन्म के स्थान पर अथवा निवास के स्थान के संदर्भ में किसी व्यक्ति के प्रवास को निश्चित करती है। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में सर्वाधिक उत्प्रवास किस राज्य में हुआ है? उत्प्रवास उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। भारत में सर्वाधिक उत्प्रवास इन राज्यों से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रवास किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं।
प्रश्न क्रमांक 18, गांव से गांव प्रवास का क्या अर्थ है? हमारे देश में एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास होता है। जब किसी लड़की का विवाह किसी अन्य गांव में कर दिया जाता है तो वह लड़की वहीं जाकर रहने लगती है। उसी प्रकार सिंचाई की सुविधा वाले गांव में भी जाकर लोग बसते हैं। इस प्रकार का प्रवास गांव से गांव की ओर है। प्रश्न क्रमांक 19, भारत में प्रवास की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? उत्तर है आर्थिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ग्रामीण से नगरी में पुरुषों की संख्या अधिक होती है तो प्रवास कहलाता है। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकास का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण होता है और जिसका अर्थ है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उत्थान है, अब जिसे हम कहेंगे मानव विकास। प्रश्न क्रमांक 21, भारत में किस राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो भारत के हरियाणा राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। प्रश्न 22, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की कौन सी कोटि क्रम थी? सन 2005 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 172 देशों में से 127 की कोटि क्रम पर है। प्रश्न क्रमांक 24, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर निम्न है? उत्तर है भारत के बिहार में स्त्री साक्षरता दर निम्न है। प्रश्न 25, मानव विकास का सार्थक पक्ष क्या है? उत्तर है लोगों को विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सार्थक पक्ष है। प्रश्न क्रमांक 26, किस देश में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देशों की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। गरीबी शब्द की परिभाषा दीजिए। उत्तर है गरीबी वंचित रहने की अवस्था है, निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। प्रश्न क्रमांक 28, भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक मूल्य के कोटि क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? भारत में केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है, अतः संयुक्त मूल्य सूचकांक कोटि क्रम में 0.638 स्कोर के साथ केरल में सर्वोच्च है। प्रश्न 29, बस्ती से क्या तात्पर्य है? छोटे छोटे आवास समूह के गृह के समूह को आवास या बस्ती कहते हैं। कस्बा किसे कहते हैं? 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को कस्बा कहते हैं। प्रश्न 32, महानगर किसे कहते हैं? 10 से 50 लाख जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को महानगर कहते हैं। प्रश्न 33, नगरीकरण क्या है? नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ग्रामीण जनसंख्या नगर तो नगरीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ग्रामीण जनसंख्या किसमें तब्दील हो जाता है? नगर में तब्दील हो जाता है। जब जनसंख्या गांव की बढ़ जाती है तब उसे हम नगर कहते हैं। प्रश्न 34, पल्ली बस्तियां क्या है? जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक बिलगांव कभी कभी गुंचित बस्तियों को विखंडित कर देता है। बस्तियों की ये गांव इकाइयाँ पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला या डाड़ी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 35, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के 2 उपाय हैं। पहला, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का विस्तार तथा दूसरा, सस्य गहनता में वृद्धि। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसी सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, अतः खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए
सस्य गहनता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 36, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले इलाकों में शुष्क भूमि तथा इससे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में आर्द्र भूमि अथवा वर्षा पोषित वर्षाधीन कृषि की जाती है। प्रश्न 37, सस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक खेत में एक कृषि वर्ष में कितनी फसलें ली जाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसी सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, अतः खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सस्य गहनता में वृद्धि की आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 38, खरीफ कृषि की दो फसलों के नाम लिखिए। खरीफ कृषि की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल, मूंगफली तथा कुछ दालें जैसे मूंग, उड़द आदि हैं। प्रश्न 39, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़े गेहूं उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश है। प्रश्न क्रमांक 40, निम्न उत्पादकता से क्या आशय है? भारत में अधिकांश फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। इसे निम्न उत्पादकता कहा जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न 42, शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्कता सहने वाली फसलें जैसे राई, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, चारा फसलें आदि उगाई जाती है, तो इस कृषि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण एवं वर्षा जल के संचयन की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 43, भारत में किस नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल सर्वाधिक है? भूमिगत जल सर्वाधिक है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य भौम जल सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 44, देश के प्रमुख जल संसाधन कौन कौन से हैं? देश के प्रमुख जल संसाधन निम्नलिखित हैं। पहला पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। प्रश्न क्रमांक 45, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है? वर्षा से प्राप्त जल का एक अंश पृथ्वी पर रिस कर नीचे चला जाता है, उसे भूगर्भिक जल कहते हैं। भूगर्भिक जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रश्न 46, भूमिगत जल स्तर किसे कहते हैं? उत्तर है, भूमिगत भौम जल स्तर वृष्टि वर्षा जल का वह भाग है जो पृथ्वी के अंदर में चला जाता है और भूमिगत जल कहलाता है। स्वयं चट्टानों में पूर्ण संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी सीमा भूमिगत जल स्तर कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 47, भारत में उत्पादकता सिंचाई उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार समर्थ है? उत्तर है, उत्पादक सिंचाई द्वारा फसलों को उचित समय पर पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाता है और कृषि की उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। प्रश्न 48, जल समर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? जल समर प्रबंधन का संबंध धरातली तथा भौम तल संसाधनों की कुशल व दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते वर्षा जल को रोककर विभिन्न विधियों द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण करना है। प्रश्न 49, किन्हीं दो जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए। उत्तर है, कोयला, पेट्रोलियम। प्रश्न 50, अभ्रक के उपयोग लिखिए। अभ्रक का उपयोग विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली परतों में विघटित किया जा सकता है। प्रश्न 51, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर है, जैव उत्पादों में ऊर्जा प्राप्त को जैव ऊर्जा कहते हैं, जिसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न 52,
परमाणु ऊर्जा किन दो खनिजों से प्राप्त की जाती है? उत्तर है परमाणु ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम खनिजों से प्राप्त की जाती है। प्रश्न 53, महाराष्ट्र के उस स्टेशन का नाम बताइए जहां एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो महाराष्ट्र के उस परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम है तारापुर। प्रश्न 54, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है मुंबई हाई तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 55, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज का एक उदाहरण लिखिए। धात्विक खनिज लोहा, अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, सोना, चांदी, तांबा, टिन आदि धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम अधात्विक खनिज हैं। प्रश्न क्रमांक 56, भारत में पाए जाने वाले दो प्रमुख प्रकार के अयस्कों के नाम लिखिए। भारत में पाए जाने वाले दो प्रमुख लोह अयस्क हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। प्रश्न क्रमांक 57, भूतापी ऊर्जा किसे कहते हैं? भूतापी ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर है भूगर्भ से निर्मुक्त ऊर्जा को सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है। गर्म जलकूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 58, अनविनीकृत ऊर्जा संसाधन के दो उदाहरण लिखिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अनवनीकृत आदि संसाधन के उदाहरण हैं। तो ये अनवनीकृत ऊर्जा संसाधन है। प्रश्न 59, वृहद उद्योग क्या है? उत्तर ऐसे उद्योग जिनमें श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और पूंजी की अधिक मात्रा लगी होती है। वृहद उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 60, ज्ञान पर आधारित उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग जिन्हें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, ज्ञान आधारित उद्योग कहलाते हैं। प्रश्न 61, टिस्को क्या है? उत्तर टिस्को भारत का एक लौह इस्पात उद्योग है। इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। प्रश्न क्रमांक 62, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? उत्तर है लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिसे हम की इंडस्ट्री कहते हैं। अन्य सभी उद्योग इस उद्योग के उत्पादों पर प्रयोग करते हैं और इस उद्योग पर आश्रित रहते हैं। तो इस उद्योग से देश के औद्योगिक उत्थान की नींव पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 63, सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टरों के नाम बताइए, वे किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर है भारतीय वस्त्र उद्योग को संगठित एवं विकेंद्रित नामक दो सेक्टरों में बांटा जा सकता है। संगठित सेक्टर में मिल उद्योग सम्मिलित किया जाता है, जबकि विकेंद्रित सेक्टरों में हथकरघों, खादी सहित तथा विद्युत घरों में उत्पादित कपड़ा आता है। प्रश्न 64, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी। प्रश्न 65, नियोजन से क्या तात्पर्य है? नियोजन का अभिप्राय उत्पादन एवं विनिमय की निजी क्रियाओं पर सामाजिक नियंत्रण या दबाव है। नियोजन अनिवार्य रूप से सुपरिभाषित सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार संसाधनों को अधिकतम लाभार्थ संगठित एवं उपयोग करने की एक पद्धति है। प्रश्न क्रमांक 66, सतत पोषणीयता या सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति
की जाए। प्रश्न 67, खंडी नियोजन किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे सिंचाई, कृषि, विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, संचार, सामाजिक अवसंरचना तथा सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसको क्रियान्वित करना। प्रश्न क्रमांक 68, प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं? प्रादेशिक नियोजन कुछ क्षेत्रों में अधिक विकास तथा कुछ क्षेत्रों में कम विकास हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाया जाता है या योजना बनाया गया है। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। प्रश्न 69, किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रश्न 70, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ करना था। प्रश्न 71, हिमालय प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? हिमालय प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में गद्दी जनजाति रहती है। संचार से आप क्या समझते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश अथवा सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। संचार के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला व्यक्तिगत संचार जाल तथा दूसरा सार्वजनिक संचार जाल। प्रश्न क्रमांक 73, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। परिवहन तृतीय क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है। स्थल, जल तथा वायु परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 74, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से तात्पर्य है? ये उच्च रुद्धनता के यातायात गलियारे हैं जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ते हैं। 5846 किलोमीटर लंबे और 4 से 6 लेन वाली इन गलियारों का उद्देश्य इन महानगरों के बीच समय, दूरी व यातायात की लागत को कम करना है। प्रश्न 75, साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस के समान है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा कृत है। यह कंप्यूटरीकृत के माध्यम से संरचनाओं के अवकृत प्रेषण व प्राप्ति की विद्युतीय अंकी दुनिया है। प्रश्न 76, भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण सन 1923 में शुरू हुआ। प्रश्न 77, वर्तमान में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। प्रश्न 78, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम विकसित मुख्य समुद्री पतन का नाम बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विकसित मुख्य समुद्री पतन कांडला बंदरगाह है। प्रश्न 79, अफ्रीका के 5 देशों के नाम बताइए जिनमें भारत के व्यापारिक संबंध हैं। अफ्रीका के 5 देश निम्न हैं जिसमें भारत के व्यापारिक संबंध है। दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मॉरिशस, तंजानिया और केनिया। भारत के दक्षिणतम बंदरगाह का नाम बताइए। भारत के दक्षिणतम बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन। प्रश्न 81, भारत में निर्यातक की जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। रत्न व आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और चमड़े का सामान, खनिज पदार्थ और सिले सिलाए कपड़े। प्रश्न क्रमांक 82, किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है?
उत्तर है पारादीप पतन का पोताश्रय सबसे अधिक गहरा है। प्रश्न क्रमांक 83, कोलकाता पतन की संकुलता को घटाने के लिए बनाए गए समुद्र पतन का नाम बताइए। उत्तर है हल्दिया पतन का विकास कोलकाता पतन की संकुलता को कम करने के लिए किया गया है। प्रश्न क्रमांक 84, प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है पर्यावरण की किसी भी तत्व में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिसमें जीव जगत का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 85, ध्वनि प्रदूषण से क्या आशय है। उत्तर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न असहनीय शोर ध्वनियाँ ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न 86, जल प्रदूषण से क्या आशय है। उत्तर है नदियों, नहरों, झीलों, तालाबों में उपलब्ध जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की कमी अथवा निम्नीकरण को जल प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न 87, प्रदूषित जल से कौन सी बीमारियां होती हैं। प्रदूषित जल के उपयोग से दस्त, डायरिया, आंतों में की कृमि व हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। प्रश्न 88, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर है प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाओं द्वारा भूमि की उत्पादकता, उर्वरता में कमी होना अथवा उसकी गुणवत्ता में कमी होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 89, गंदी बस्तियों से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। गंदी बस्तियां नगरों में अव्यवस्थित न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, पेयजल, प्रकाश व शौच से जैसे मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव रहता है। प्रश्न क्रमांक 90, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न शारीरिक विकार कौन कौन सी है। ध्वनि प्रदूषण से अनेक शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं जैसे चिड़चिड़ापन, बहरापन, सिर दर्द, श्रव्य ग्रंथि का विकार, अवसाद तथा डिप्रेशन आदि हैं। साथियों, आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे सुना और मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी अति लघुत्तम प्रश्न लेकर आया था। साथियों आप सब लोगों से मुझे उम्मीद है मुझे प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आप लोग पास लेकर आऊं और आप लोगों का लोगों से साझेदारी कर सकूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।